टॉपिक है डिस्कशन का एनसेड, जो कि डेंटिस्ट रूटीन बेसिस पे लिखते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्शन के बाद दर्द होता है। जब दर्द होता है दांत में तभी मरीज आता है डेंटिस्ट के पास, तो हम एनसेड्स तो लिखेंगे ही। तो यहाँ पे आते हैं तो हमें इसे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये एग्जाम में भी काफ़ी आता है, एमसीक्यूज़ में, और ये प्रोफेशनल्स में लिखने को भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो एनसेड्स क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तब नॉन स्टेरॉयडल ये है तो स्टेरॉयडल कौन सी होंगी वो भी देख लेते हैं। जैसे ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से निकलता है अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड पे दो एंजाइम्स काम करते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड लाइपोक्सीजिनेज। जो साइक्लोऑक्सीजिनेज होते हैं उसको कहते हैं कॉक्स पाथवे, यहीं से आता है ये टर्म, और जो इस पे काम करते हैं वो होता है लॉक्स पाथवे। अब ये एंजाइम अराकिडोनिक एसिड पे काम करता है तो तीन प्रोडक्ट्स निकलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलता है, प्रोस्टासाइक्लिन्स निकलता है और थ्रोम्बोक्सिन निकलता है। इससे निकलता है ल्यूकोट्राइन्स। एनसेड जो होते हैं वो ल्यूकोट्राइन्स पे काम नहीं करते हैं, वो इसी पे काम करते हैं। अब इनका भी सब डिवीजन हो जाता है, इनके प्रोडक्ट्स बनने से पहले भी कॉक्स का सब डिवीजन हो जाता है कॉक्स 1 पाथवे में और कॉक्स 2 पाथवे में। कॉक्स 1 पाथवे यूजुअली फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है बॉडी में, जैसे कि म्यूकस प्रोडक्शन करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में टू मेंटेन द स्टमक लाइनिंग। दूसरा कुछ जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं रीनल के, उसमें भी हेल्प करता है। तीसरा होता है कि थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट से निकलता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी वो हेल्प करता है। और प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है वो नॉर्मली एंडोथेलियम से निकलता है, तो प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन ये दोनों एक साथ प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम करते हैं। कैसे? जैसे कि जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो वहाँ पे वहाँ पे ब्लड क्लॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होने देते, और जहाँ पे थ्रोम्बोसिस की ज़रूरत है वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने देते हैं। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिज्म की तरह काम करते हैं। ये इनका नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब जो कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, कॉक्स 2 पाथवे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजुअली पाए जाते हैं जहाँ पे पैथोलॉजी हुई होती है। तो ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का मतलब हो गया कि कॉक्स 1 जो होते हैं यूजुअली नॉर्मल फंक्शन में काम आते हैं, इन्हें इसलिए हाउसकीपिंग का भी नाम दिया जाता है। और जो कॉक्स 2 होते हैं वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में पाए जाते हैं। अब एनसेड्स क्या करते हैं? इसी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन भी है। तो एनसेड्स क्या करते हैं? तो पहला क्लासिफिकेशन इनका ये आता है कि नॉन सेलेक्टिव पाथवे, मतलब कि कोई सिलेक्शन नहीं है, ना कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का कोई सिलेक्शन नहीं, ये सीधे यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि इन तीनों का बनना शुरुआत में ही कम कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं, और इन्फ्लेमेशन में आराम मिल जाता है। तो ये हो गए नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, कोई सिलेक्शन नहीं है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का कोई सिलेक्शन नहीं। तो उसके एग्जाम्पल हैं, इसका एक निमोनिक है, जैसे कि ऐसे ही याद है एनसेड्स, तो एड इन MK LK, ये बिल्कुल भी निमोनिक मुझे इसका बन नहीं रहा था, NK LK नहीं, P है ये देखना पड़ेगा। इनका तो थोड़ा निमोनिक देखना पड़ेगा, बाकी ऐसे याद कर लेंगे। एनसेड्स है तो एड इन तो पहला है एस्प्रिन, इंडोमेथासोन, डाइक्लोफेनेक, और आई से आता है आइबुप्रोफेन, एन से आता है नेप्रोक्सिन, मेफेनामिक एसिड, कीटोरोलैक, फेनिलब्यूटाजोन, और एक छूट रहा है, एक पी छूट रहा है, डबल पी है यहाँ पे, दैट इज पायरोक्सिकैम। यस, ये जो क्लासिफिकेशन है ये नॉन सेलेक्टिव में है, और ये क्लासिफिकेशन जी ये सब क्लासीफाई भी किए जाते हैं, वो सब कुछ केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। तो एमसीक्यू में ये नहीं पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में डायरेक्टली यही पूछे जाएंगे कि नॉन सेलेक्टिव कौन से होते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि नॉन सेलेक्टिव कौन से होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। तो कॉक्स मतलब वो प्रेफर कर रहे हैं कॉक्स 2 को इनहिबिट करना, कॉक्स 1 से वो बिल्कुल भी इनहिबिट नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं आराम से, यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है। जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वहाँ पे हम जो इनहिबिटर्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन, इनको कम कर रहे हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और मरीज को दर्द भी होना कम हो जाए। तो प्रेफरेंशियल कॉक्स में आते हैं निमोसलाइड, जो कि वीक एनाल्जेसिक कहलाता है। तीसरा इसका एग्जाम्पल होता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं है, एक्सेप्ट करके जो क्वेश्चन आता है।
तो इसमें आते हैं रोफेकॉक्सिब, सेलीकॉक्सिब, वोल्डेकॉक्सिब, वेलिकॉक्सिब, इटोरीकॉक्सिब, ये सारे इस पे आते हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा आता है एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक विथ वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि वो एनाल्जेसिक की भी काम करेगा और एंटीपायरेटिक की भी काम करेगा, लेकिन उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन थोड़ा कम होता है, दैट इज PCF। इन ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे बाद में, अभी हम मोटा मोटा एनसेड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये भला क्या है। तो एनसेड्स होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उनका ये काम होता है कि कॉक्स यानी कि बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इनिबिशन करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को रोकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को बढ़ाता है, या जब इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है तो वहाँ पे वो पाया जाता है। वो मिलता कहाँ से है, सेल मेम्ब्रेन से एराकिडोनिक एसिड निकलता है, उस पर साइक्लोक्सीजिनेज काम करता है और यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलता है। बॉडी में सेल मेम्ब्रेन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकला, इन्फ्लेमेशन है तो प्रोस्टाग्लैंडिन निकला, एनसेड्स आए, उसको स्टॉप कर दिए, इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगा धीरे धीरे। ये मोटा मोटा इनका काम है, इनका क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब दूसरी बात कि इनकी टॉक्सिसिटी लेवल क्या रहता है। नेक्स्ट आता है इनका कि अगर ये टॉक्सिक लेवल, इनकी टॉक्सिसिटी क्या कॉज करेगी। तो पहला, अब एनसेड्स क्या करता है, एनसेड्स में कॉक्स-1 जो थे जो कॉक्स-1 के प्रोडक्ट्स थे, उनका काम था कि नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखना, जीआई की यानी कि म्यूकस प्रोडक्शन करते थे। अब वहाँ से तो निकल नहीं रहा है, कॉक्स प्रोडक्ट्स तो निकलना बंद हो गए, एनसेड्स की वजह से ब्लॉक कर दिए, तो सबसे पहले जीआई डिस्टर्ब होगा, पेप्टिक अल्सर ये सब आ जाएंगे, जीआई डिस्टर्बेंस होगा। दूसरा, रीनल फंक्शन में भी इम्पेयरमेंट होगा। तीसरा क्या होगा, प्लेटलेट से थ्रोम्बोक्सिन निकल जाता था, प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी गड़बड़ी होगी, यानी कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाए। फोर्थ पॉइंट है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस भी कर देता है अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन को दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि फीटस में हार्ट में डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। डक्टस आर्टेरियोसिस क्यों होता है, डक्टस आर्टेरियोसिस का मतलब यह होता है कि लंग, बच्चों में जो फीटस होता है उसका लंग काम नहीं कर रहा होता है। लंग काम नहीं कर रहा होता तो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाएगा, तो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए प्लेसेंटा से अटैच होता है और मदर के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजनेट, मदर के ब्लड से ऑक्सीजनेट होता है और वापस यहाँ पे आता है। तो ये काम होता है इसका डक्टस आर्टेरियोसिस का, कि लंग में ना जा पाए और प्लेसेंटा से अटैच होके अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के थ्रू दोबारा हार्ट में वापस आता है, उसके बाद एओर्टा से उसकी पूरी बॉडी में जाता है। जिस तरीके से डक्टस आर्टेरियोसिस काम करता है, ये इसको काम करने के लिए प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिल रहे होते हैं कि ये काम करता रहे। जब बच्चा बॉर्न होता है तो मदर से कनेक्शन बंद हो जाता है और मदर से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसको मिल रहे होते हैं वो नहीं मिलते, तो ये अपने आप क्लोज हो जाता है। और इसका क्लोज होना ज़रूरी भी है क्योंकि अब तो लंग काम करेगा, बच्चा रोया, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो लंग काम करेगा, तो अब इस प्रोसेस की बंद होने की ज़रूरत भी है। तो यहाँ पे फिर ये लंग में जाता है, नॉर्मल फिनोमिना बच्चे के पैदा होने के बाद, फिर ब्लड लंग में जाता है और फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेट होकर दोबारा हार्ट में आता है, हार्ट से फिर एओर्टा से सब जगह जाता है। ठीक, अब इस डक्टस आर्टेरियोसिस को काम करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ से मिलते हैं प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा एक कनेक्टिंग लिंक होता है बेबी एंड मदर के बीच में, यहीं से उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है, यहीं से उसको ऑक्सीजन भी मिलता है, यहीं से ब्लड भी ऑक्सीजनेट होता है। अब ये मिलना बंद हो गया तो ये बंद हो गया। अब अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन ने ज़्यादा अमाउंट में एनसेड्स लिए हैं तो एनसेड्स क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ से जो जा रहे हैं इसको ओपन रखने के लिए ये बंद हो जाएगा। अब जब ये बंद हो जाएगा तो ब्लड तो ऑक्सीजनेट होगा नहीं, तो ब्लड ऑक्सीजनेट होगा नहीं तो अल्ट्रासाउंड में सिम्टम्स दिखेंगे, थोड़े से और अनॉमली भी दिखेगी, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांस रहते हैं यहाँ पे। और प्रीमेच्योर डिलीवरी और प्रीमेच्योर
क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, यही कि बच्चे के पैदा होने पे डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज होना चाहिए, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का ब्लॉकेज हो गया है प्लेसेंटा से, क्योंकि उन्होंने एनसेड्स बहुत ज़्यादा खाए थे, इस वजह से डक्टस आर्टेरियोसिस समय से पहले बंद हो गया। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है अगर प्रेग्नेंट वुमेन ने बहुत ज़्यादा एनसेड्स खाए हुए हैं। तो ये इनकी टॉक्सिक लेवल हो गई, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में पहला एक क्वेश्चन आया का था ज़ाइल्यूटॉन। ज़ाइल्यूटॉन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन से एराकिडोनिक एसिड निकला और इस पे दो एंजाइम काम किए, साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कि कॉक्स पाथवे और लाइपोक्सीजिनेज यानी कि लॉक्स पाथवे। तो इससे जो प्रोडक्ट्स निकल रहे थे उनको इनहिबिट करने के लिए तो एनसेड्स बन गए और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम को और ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करने के लिए यहाँ पे आता है एक ज़ाइल्यूटॉन। ज़ाइल्यूटॉन ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करता है, यानी कि लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम को कौन सी ड्रग इनहिबिट करती है, तो वो ज़ाइल्यूटॉन आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे ये आता है कि इसका मतलब ये कि अस्थमा में भी ये ज़ाइल्यूटॉन दी जा सकती नहीं, अस्थमा में नहीं दी जा सकती, बट एक्सरसाइज इंड्यूस जो अस्थमाटिक कंडीशंस होती हैं उसमें ज़ाइल्यूटॉन दी जाती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीआई ब्लीडिंग के पेशेंट को अगर पेन है तो उसको कौन सी ड्रग दी जाएगी, विच ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। उसमें ऑप्शन है निमोसलाइड, रोफिकॉप्सिब, आइबुप्रोफेन, निमोसलाइड, आइबुजेसिक, रोफिकॉप्सिब एंड पेंटाजोसिन। तो निमोसलाइड, रोफिकॉप्सिब या आइबुप्रोफेन। तो जीआई ब्लीडिंग जब हो रही है, जीआई ब्लीडिंग कंडीशन है या पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है, तो हम रोफिकॉप्सिब दे देंगे, यानी कि कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स देंगे, ये जो कि कॉक्स-1 की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कोई भी दिक्कत नहीं करेगी, यानी कि जीआई में जो म्यूकस प्रोडक्शन है उसको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। कॉक्स-2 सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर हम ऑप्ट करेंगे। मतलब कि किसी भी मरीज को जीआई ब्लीडिंग या पेप्टिक अल्सर है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तो एंटासिड वगैरह दिए जा रहे हैं। उसके साथ अगर मरीज आया है टीएमजे पेन का आया है या एक्सट्रैक्शन का आया है तो हम वहाँ पे रोफिकॉप्सिब यानी कि सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स को ही ऑप्ट करेंगे। वहाँ पे हम इनको नॉन सेलेक्टिव को नहीं ऑप्ट करेंगे, वहाँ पे सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स को ऑप्ट करेंगे। जीआई ब्लीडिंग पेन की कंडीशन है तो वहाँ पे सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स को ऑप्ट करेंगे, यानी कि कॉक्स-1 की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो वैसे ही चलती है। अब इस पे एक और भी क्वेश्चन आया कि सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स अगर हम लॉन्ग टर्म पे लेते हैं तो कौन सी दिक्कत आ जाती है, क्या हमें लेना चाहिए? नहीं, वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिस्टर्बेंस यानी कि हार्ट की दिक्कत पैदा हो जाती है अगर कॉक्स-2 इनहिबिटर्स को बहुत ज़्यादा दिन तक लेते हैं तो। यानी कि अगर टीएमजे की कोई प्रॉब्लम है तो ना कि उसे 1-2 महीने की हमें दवा देनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वहाँ पे दिक्कत क्या है। जैसे कि स्पेस कम हो गया है तो हमें बाइट बढ़ाने का ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, ना कि उसे लगातार 2-3 महीने हम कॉक्स-2 खिलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा, ड्रग कॉमनली यूज इन एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। हाँ, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी ये तो बहुत ही कॉमन है। तो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी के लिए पीसीएम, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी ये बहुत कॉज करता है। बहुत ज़्यादा दिन तक अगर पीसीएम लेते हैं तो ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है, किडनी फंक्शन का एनॉमली करता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो एनसेड्स के बारे में देख लिया गया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो नॉर्मल फिजियोलॉजी देख लेते हैं। एनसेड्स स्टेरॉयड, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी
ड्रग्स होती हैं स्टेरॉइडल कौन से होती है, फिर स्टेरॉइड ही हम क्यों ना दे दें। स्टेरॉइड एराकिडोनिक एसिड को ही प्रोडक्शन को बंद कर देती है, यानी कि वो सब पे काम करेंगी, ल्यूकोट्राइन्स को भी कम कर देंगी, COX-1 को भी कम कर देंगी, COX-2 को भी कम कर देंगी। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तब हम स्टेरॉइड पे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लोकल इश्यूज़ है तो हम स्पेसिफिक ड्रग्स लेते हैं। इतना तो क्लासिफिकेशन बताया ही गया है बेनिफिट होने के लिए। तो फिर एनसेड्स एराकिडोनिक एसिड आया, एराकिडोनिक एसिड में कॉक्स आए, लॉक्स आए, कॉक्स आए, लॉक्स आए। अब ये डिवाइड होता है COX-1 में और ये होता है COX-2 में। COX-1 जो होता है वो नॉर्मली उसके कुछ नॉर्मल फंक्शंस भी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी होते हैं, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है, ये ब्रेन में भी होता है, ये किडनी में भी होता है, बहुत सारा। और COX-1 यूजुअली कॉक्स प्रोडक्ट पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, पर स्प्लीन और किडनी में शायद सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो एक प्रोडक्ट होता है थ्रोम्बोक्सेन, वो एंडोथेलियम में नहीं, थ्रोम्बोक्सेन प्लेटलेट में होता है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम करता है, और दूसरा होता है प्रोस्टासाइक्लिन जो कि होता है एंडोथेलियम में। ये सारे प्रोडक्ट्स बॉडी में इस तरीके से पाए जाते हैं। और फिर इनके क्लासिफिकेशन पे आते हैं, नॉन सेलेक्टिव होता है तो वो तो सीधे कॉक्स को ही इनहिबिट करता है। फिर प्रेफरेंशियल COX-2 आते हैं, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स आते हैं। इस तरीके से ये ड्रग काम करती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और दर्द को भी कम करती हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन इनका आ गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है। दूसरा इनका टॉक्सिक लेवल क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा खा लिया गया तो क्या क्या दिक्कत होती है, GI डिस्टर्बेंस हो जाएगा, रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन में दिक्कत आएगी, यानी कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा और प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस हो जाएगा। तीसरा हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। अब इनकी जो ड्रग्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप इट्स क्लियर। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। थैंक